नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुमित शाह, कैंसर सर्जन यानी कि सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट, प्रोलाइफ कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, गुलटेकड़ी, मार्केट यार्ड, पुणे से। बहुत सारे पेशेंट हम आजकल रेक्टल कैंसर के ट्रीट करते हैं। तो रेक्टल कैंसर एक टेक्निकली डिमांडिंग सर्जरी रहती है रेक्टल कैंसर की। तो उसमें कोई इनहेरेंट कॉम्प्लिकेशन रहते हैं। हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो पेशेंट को पूरा इन्फॉर्मेशन रहना चाहिए कि वो सर्जरी में क्या एंटिसिपेटेड कॉम्प्लिकेशंस है। आमतौर पर हम कोई भी सर्जरी करते हैं तो उसमें ब्लीडिंग होना, एडजेसेंट स्ट्रक्चर जो रहते हैं उसको, वाइटल स्ट्रक्चर को इंजरी होना, या पेशेंट को पोस्ट ऑपरेटिव पीरियड में इन्फेक्शन होना। बहुत बार पेशेंट को ये इन्फेक्शन या ब्लीडिंग हो रहा है तो रीडू सर्जरी करके वो सब कंट्रोल करना, ये सब होता है। परंतु रेक्टल कैंसर की सर्जरी में स्पेसिफिक कॉम्प्लिकेशंस क्या है? आमतौर पे जब हम रेक्टम के ऑपरेशन करते हैं वो बहुत लोअर पार्ट में रहते हैं। तो जो कनेक्शन रहता है ट्यूमर का, जो पार्ट रेक्टम का जो पार्ट हम निकालते हैं, उसके बाद बड़ी इंटेस्टाइन नीचे लाके जो स्टंप रहता है रेक्टल स्टंप, उसको हम कनेक्ट करते हैं, उसे कोलोरेक्टल एनास्टोमोसिस बोलते हैं। अभी जब नीचे का स्टंप है उसके बाद तो हमारा एनल कैनल है, जो मलद्वार है, तो वो स्फिंक्टर टाइट रहता है। तो वो क्या रहता है कि हाई प्रेशर जोन है। तो जब नेचुरली गैस वगैरह या स्टूल ये जॉइंट के नीचे उसके ऊपर से पास होता है, वो टाइम पे वो हाई प्रेशर जोन की वजह से जो वीक एरिया है, एनास्टोमोटिक जो एरिया है जिधर हमने कनेक्शन दिया है, उसमें से वो बाहर आ सकता है, जिसे हम एनास्टोमोटिक लीक कहते हैं। तो कोई भी इंटेस्टाइन हम कट करके कनेक्ट करते हैं तो उसमें जो जॉइंट है उसमें लीक होने की पॉसिबिलिटी है। तो ये लीक का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई भी ऑपरेशन के बाद अगर एनास्टोमोसिस लीक होता है तो वो अगर हमारे स्टूल पेट में गिर जाते हैं तो पेशेंट को पेरिटोनाइटिस होके, पेशेंट को इन्फेक्शन होके उसकी जान को खतरा आ सकता है। तो ये हम कैसे अवॉइड करते हैं? अगर ऑन टेबल हमें लगता है कि लोअर 1/3 रेक्टम में एनास्टोमोसिस है या रेडिएशन के बाद हमने सर्जरी किया है, तो ऐसी सिचुएशन में हम पेशेंट की टेम्पररी स्टोमा करा देते हैं। टेम्पररी स्टोमा मतलब क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट टेम्पररीली 6 to 8 वीक पेट पे लाते हैं, उधर से स्टूल डाइवर्ट करते हैं, उसे ही हम डाइवर्जन आइलियोस्टोमी कहते हैं। तो क्या है, ये एनास्टोमोसिस 6 to 8 वीक में हील हो जाता है। फिर से एक बार चेक करते हैं कोलोनोस्कोपी करके और डाई देके, अगर वो नॉर्मल है स्टोमा बंद देता है और फिर पेशेंट नॉर्मल स्टूल पास करता है। तो ये एनास्टोमोटिक लीक ये सबसे इंपॉर्टेंट और लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन होता है। उसके बाद दूसरा है इंजुरीज टू द इरेक्टाइल नर्व्स, जिसे हम पेल्विक स्प्लैक्निक प्लेक्सस कहते हैं। अगर इसको इंजुरी होता है तो क्या होता है? पेशेंट का यूरिनरी रिटेंशन हो सकता है या पेशेंट के सेक्सुअल फंक्शन में डिफिकल्टी आ सकती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेसिफिकली यंगर एज ग्रुप में और मेल पेशेंट्स में। तो सेक्सुअल फंक्शन के लिए नर्व प्रिजर्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सर्जन सर्जरी करते टाइम ये नर्व्स इंजोर करता है तो सेक्सुअल फंक्शन अफेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज है सबसे इंपॉर्टेंट, मार्जिन। जब हम ट्यूमर निकालते हैं तो उसका सर्कमफ्रेंशियल रिसेक्शन मार्जिन जो रहता है वो क्लीन रहना और क्लियर आना बहुत मैंडेटरी है। नहीं तो ऐसे ऑपरेशन में पेशेंट के मार्जिन अगर पॉजिटिव आती है तो रिकरेंस, कैंसर की बीमारी फिर से होने की पॉसिबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन जो स्पेसिफिक रेक्टल कैंसर सर्जरी के लिए रिलेटेड है, ये हमने इस वीडियो में जानकारी ली। एक तो एनास्टोमोटिक लीक, दूसरा सेक्सुअल फंक्शन और तीसरा रिकरेंस रेट। अगर यही सब हम रोबोटिक सर्जरी से करते हैं तो ये रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन थोड़ा कम हो जाता है। और रोबोटिक सर्जरी रेक्टल कैंसर में आजकल बहुत ही फायदेमंद है। रेक्टल कैंसर सर्जरी, रोबोटिक सर्जरी या उसके रिलेटेड और आपको और कुछ भी जानकारी चाहिए, आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपके क्वेश्चन पूछिए। आपको अगर आपके रिपोर्ट शेयर करने हैं, आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। डेफिनेटली वी विल गेट बैक टू यू। कोई भी आपको जानकारी चाहिए और किसी भी कैंसर के बारे में तो हमें ज़रूर आगाह कीजिए। धन्यवाद।